Okay, hey, all right, and welcome to all in today's discussion. Today we will discuss about the socio-religious reform movement जनरल फीचर। डिस्कस करने से पहले आप लोगों को ये भी बता दूं, जो भी रिफॉर्म्स आए वो किसी ना किसी रीज़न के वजह से आए, और द जनरली यूपीएससी प्रीलिम्स इस पर ही क्वेश्चन बनाता है कि ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी जो रिफॉर्म धीरे धीरे शुरू होने लगे थे इंडियन सोसाइटी में, प्री इंडिपेंडेंस की भी बारे में बात करूं, अर्ली 19th सेंचुरी में और अर्ली 20th सेंचुरी में, जो क्यों इतने ज़्यादा सोशल रिफॉर्म, चाहे राजा राम मोहन रॉय के हो या देवेंद्रनाथ टैगोर के हो, उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुत सारे समाज में चीज़ें चल रही थी। तो हर एक सेक्शन को पॉइंट वाइज करेंगे ताकि आप यूपीएससी प्रीलिम्स में सोशल रिफॉर्म का जो टॉपिक है, समाज में जो सुधार का टॉपिक है, वो इजीली कर पाए। हे ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स बैच 2022 499 रुपीज़ में पूरा बैच आपको मिलेगा। एनसीईआरटी रेफरेंस बुक, एक्सट्रैक्टेड नोट्स प्लस वीडियोस, सभी सब्जेक्ट 13 मंथ का करंट अफेयर मंथ वाइज प्लस वीडियोस मिलेगी। लेना बहुत सिंपल है, दिए गए नंबर पर आप गूगल पे, फोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। पेमेंट करने के बाद कुछ ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप के बैच में आपको ऐड किया जाएगा जहां पर सभी पीडीएफ आपको लाइन वाइज मिल जाएगी, लिंक आपको सीक्वेंस वाइज मिल जाएंगे। ये अनलिस्टेड लिंक हैं, तो जब व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा ये सब आपको एक साथ मिल जाएंगे। चाहे हिस्ट्री है, जो भी प्रीलिम्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो लेक्चर सीरीज सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही होगी, जो कि होने वाला है 5 जून को। आगे जितनी भी वीडियोस आप देख रहे हैं, जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं, वही सिमिलर पीडीएफ और वीडियोस आपको व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप के थ्रू दे दिए जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बट पीआर पब्लिकेशन की मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वेबसाइट एड्यूप्सा से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला टॉपिक, फैक्टर गिविंग राइज टू डिज़ायर फॉर रिफॉर्म। कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से समाज में बदलाव होने के इनिशिएटिव शुरू हो गया। सबसे पहला तो यार इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ही था। पहले भी आते थे, अर्लियर इन्वेडर केम, सेटल्ड एंड वर एब्जॉर्ब्ड बाय सुपीरियर कल्चर ऑफ इंडिया। हाउएवर व्हेन ब्रिटिश केम, इंडियन सिविलाइजेशन वर स्टैग्नेंट, entangled in regressive tradition with poor scientific outlook। अभी तक क्या हुआ था? सबसे पहला तो यही है कि ब्रिटिश रूल आने की वजह से रिफॉर्म होना शुरू हुए थे। इससे पहले तक जितने भी लोगों ने आक्रमण किया था भारत में, भारत के कल्चर को वो बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते थे, इनकरेज करते थे। बट ब्रिटिश जब आए, अब इन्वेडर्स ने ही इतना लूट चुके थे, जब ब्रिटिश आए भारत स्टेगनेंट पोजीशन में था और साइंटिफिक टेम्परामेंट उतना नहीं था समाज में। तो ब्रिटिश ने कहा कि एक नया विजन लेके आए, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रीडम। फिर फ्रांस से हमने सीखा वगैरह वगैरह। पर ब्रिटिश के आने से सबसे पहला इम्पैक्ट हुआ कि समाज में चेंज आया। सेकंड, सोशल कंडीशन, रिलीजियस एंड सोशल इल्स। इंडियंस वॉर, वही तब तक क्या था, सुपरस्टिशियन थे, अंधविश्वास था, लोग जादू टोना में विश्वास करते थे। प्रीस्ट हैड अनहेल्दी कंट्रोल ओवर माइंड्स ऑफ पीपल। पुजारी को लोग भगवान मानते थे और जो पुजारी कहता था वही उस समय का समाज करता था। तो उसमें मोनोपोली हुआ करती थी। पोजीशन जो महिलाओं की वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड, कोख में ही मार दिया जाता था। चाइल्ड मैरिजेस, बाल विवाह। पॉलीगैमी वर नॉर्म, एक तरह से पहले से ही परंपरा चली आ रही थी कि पॉलीगैमी करनी ही करनी है। पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल, जब एक आदमी, एक पुरुष विवाह कर लेता है तो उसे पॉलीगैमी कहते हैं। द कास्ट प्रॉब्लम, कास्ट डिवाइड, कास्ट रिजिडिटी थी। जो अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, उनके बीच में सोसाइटल डिफरेंस बहुत ज़्यादा था। अपोजिशन टू वेस्टर्न कल्चर। अब ब्रिटिशर्स आए तो बहुत सारे लोगों ने ब्रिटिश का कल्चर भी अपोज किया कि ब्रिटिश लोग फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, मिशनरीज, क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट कर रहे हैं। ये भी एक रीज़न था, ठीक है। एक रीज़न तो ये था कि ब्रिटिश रूल आने की वजह से लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट सीखने लगे थे, इसलिए समाज में सुधार आने की बात आई। एक ये हुआ कि ब्रिटिश लोग अपनी पॉलिसी हम पे इम्पोज करने लगे, हमने उसके अपोज में जो चीज़ किया, तो एक तो वेस्टर्न कल्चर का हमने अपोज किया इस वजह से, एक जो ब्रिटिश आने की वजह से, क्योंकि वो साइंटिफिक जो टेम्परामेंट इनकल्केशन था उस समय ग्राउंड लेवल पर चल रहा था, वो ब्रिटिश के आने से ही हुआ है।
न्यू अवेयरनेस अमंग इनलाइटेंड इंडियंस, अब जो नए नए लोग थे अब कॉलेजेस खुलने लगे हैं, तो जो बच्चे हैं कॉलेज पढ़ेंगे तो उतनी सोशल अवेयरनेस, समाज में कैसे रहना है, कैसे हमारा कल्चर है, उस वजह से भी एक सबसे बड़ा चेंज आया। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर एंड रियलाइजेशन ऑफ बीइंग डिफीटेड बाय हैंडफुल ऑफ फॉरेनर मेड पीपल अवेयर ऑफ द वीकनेस विद इन द इंडियन सोशल स्ट्रक्चर एंड कल्चर। उन सबको पता चल गया अगर भारत अभी अंग्रेज़ों के कब्जे में है तो क्यों है, उसके पीछे रीज़न आप सबको पता है कि हमारा सोशल स्ट्रक्चर बहुत घुस था, कास्ट रिजिडिटी, अंधविश्वास, ये सब चीज़ें प्रिवेल कर रही थी उस समय में। रिस्पॉन्सिव टू द वेरीड द नीड टू रिफॉर्म सोशल रिलीजियस राइट। अब इसीलिए राजा राम मोहन रॉय और बहुत सारे लोगों ने महिलाओं की शिक्षा पर काम किया, नॉर्मल एजुकेशन पे भी काम करने लगे थे। द सोशियो कल्चर रिजनरेशन ऑफ इंडिया ऑफ द 19th century was occasioned by the colonial presence but not created by it। नाउ देखिए इनके पीछे का कारण अब जान लेते हैं। ये तो हमने कौन कौन से फैक्टर थे जिसके वजह से रिफॉर्म आने शुरू हुए थे। नाउ बेस किसने बनाया, सबसे पहला है मिडिल क्लास बेस। द सोशल बेस वॉज इन न्यूली इमर्जिंग मिडिल क्लास एंड द एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल। The intelligentsia searched for its model in the European middle class, which had brought great transformation in the West through movements like Renaissance, the Reformation, the Enlightenment, and the Democratic Revolution or the Reform। वो ये यूरोपियन इकोनॉमी में, यूरोपियन कंट्रीज़ में ये चल रहा था कि नए समाज की बात हो रही थी जहाँ पर अपने लिबरल थॉट्स को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही थी। ठीक है, तो मिडिल क्लास बेस वही है जो पढ़ा लिखा। तो कौन कौन से इंटेलेक्चुअल क्राइटेरिया हैं, फर्स्ट वन इज़ रेशनलिज्म, सेकंड रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म एंड थर्ड इज़ ह्यूमनिज्म। फर्स्ट है रेशनलिज्म के बारे में। टू जज सोशल रेलिवेंस ऑफ ट्रेडिशन, राजा राम मोहन रॉय बिलीव्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ कॉजुअलिटी लिंकिंग द होल फिनोमिना यूनिवर्स एंड डेमोन्स्ट्रेटेबिलिटी एज द सोल क्राइटेरिया ऑफ ट्रूथ। मतलब इनका मेजर चीज़ ये है कि जो ट्रेडिशन फॉलो किए जा रहे हैं उसके पीछे लॉजिकल रीज़न है क्या, हर चीज़ को क्वेश्चन करना। सेकंड अक्षय कुमार दत्ता, ऑल नेचुरल एंड सोशल फिनोमिना कुड बी एनालाइज्ड एंड अंडरस्टूड बाय प्योरली मैकेनिकल प्रोसेस। सभी लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमसे यही कहा है कि कोई भी समाज में कोई भी चीज़ हो रही है तो उस पर क्वेश्चन उठाना सीखो। These intellectual replaced faith with rationality, therefore Brahmo Samaj repudiated the infallibility of the Vedic scripture and Aligarh movement emphasized reconciliation of Islamic teaching with the needs of the modern age। अब वो लोग क्या करने लगे थे, वैदिक, हालांकि हम अपने रूट्स को, उन्होंने डायरेक्टली ये बोला था वैदिक कल्चर में जो लिखा गया हम उसको फॉलो करेंगे, अपने रूट्स को कभी नहीं बोलेंगे, बट मॉडर्न एज के साथ सोसाइटी में बदलाव लाएंगे। जैसे एक एग्जांपल बता देता हूँ, इसका मतलब क्या है कि इस्लामिक टीचिंग या ब्रह्मो समाज जो भी टीच कर रहा था सोशल अवेयरनेस, तो समाज उसमें पहले देखो, पहले क्या होता था, आप सबको बहुत सिंपल सी मीनिंग बताता हूँ। पहले नेचर की पूजा की जाती है। अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री पढ़ी है तो एंशियंट हिस्ट्री में मैंने पूरा कंप्लीट, सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था ना। बात करते हैं यहाँ पर कि जो सोसाइटी में, ठीक है, मैं बात क्या कर रहा था, नेचर वाली। अब नेचर में पेड़ पौधे, आग, इन सब की पहले पूजा करते थे। बाद में क्या हुआ, काऊ, मतलब कुछ एसेट होगा बाद में ये, तो समाज के हिसाब से समाज बदला ना, कि पहले नेचर की पूजा, ये मैं एक पैरामीटर बता रहा हूँ, तो उसमें बहुत सारे ऐसे सोशल इल्स थे जो नहीं होने चाहिए। एग्जाम्पल चाइल्ड मैरिज, सेकेंड, पहला तो चाइल्ड मैरिज है। सेकेंड सती, सती का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा गलत था। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती थी, तभी तो इस्लामिक टीचिंग में, वैदिक टीचिंग में ये सब चीज़ें वो रूट्स को अपने याद करना चाहते थे। जहाँ पर एंशियंट हिस्ट्री अगर आपने देखा होगा, अर्ली वैदिक पीरियड में विमेंस की पोजीशन कितनी अच्छी थी, इवन उनको सभा और समिति में बुलाते थे। समझ में आ रहा? तो ये सब चीज़ें वही है कि वैदिक कल्चर में पहले से ही महिलाओं को रिस्पेक्ट दी गई है, महिलाओं का स्टेटस अच्छा है। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी हमने इन सब के बारे में, सोशल रिफॉर्मर के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। सर सैयद अहमद खान, ह्यूमनिज्म, थर्ड है ह्यूमनिज्म, इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट। इट एम्फसाइज्ड ऑन इंडिविजुअल राइट टू इंटरप्रेट रिलीजियस स्क्रिप्चर एज एन अटैक ऑन इट्स प्रीस्टली डोमिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस, ह्यूमन हैज़ प्रोग्रेस्ड इन पास्ट विथ मोरल वैल्यूज इन फेवर ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमनिज्म का कॉन्सेप्ट से भी एक ये हुआ मानवता, कि यार सोसाइटी में अगर रहना है तो किसी, आप कोई भी वो आदमी है ना,
आप कास्ट के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो इसी को ह्यूमनिज्म कहते हैं कि कास्ट के बेसिस पर अगर वो उस कास्ट का है तो उसको नहीं ले जाएंगे, या ये उस धर्म का है तो इसको हॉस्पिटल में नहीं करेंगे, इसको टच नहीं करना, ये गलत है। ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारा यही आता है ह्यूमैनिटी का। सोशल रिफॉर्म की प्रोसेस शुरू हुई तो उसमें ह्यूमैनिटी सबसे ज़्यादा प्रिवेल करती है, राइट। अब हम इसके साथ दो स्ट्रीम पढ़ेंगे जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, रिफॉर्मिस्ट और रिवाइवलिस्ट का। इससे पहले अगर आपने क्लास अटेंड की है तो आपको पता होगा, इनके बीच में ऑलरेडी हमने डिफरेंस देखे थे। तो रिफॉर्मिस्ट पूछा जाता है ब्रह्मो समाज, प्रथन्न समाज और अलीगढ़ मूवमेंट रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है या रिवाइवलिस्ट है। सेकंड है आर्य समाज और देवबंद मूवमेंट कौन सा है, रिवाइवलिस्ट। साथ ही साथ मैं अलग अलग सोशल रिफॉर्म के बारे में बात करता हूँ। तो ये दो चीज़ें हो गई, रिफॉर्मिस्ट वाले कौन कौन से थे, रिवाइवलिस्ट वाले कौन से थे। अब मैं समाज में जितने भी चेंज आए, टू द पॉइंट प्रीलिम्स के कौन कौन से एक्ट हैं वो डिस्कस करेंगे। वैल्यूज़ तो आप सबको पता है, लिबर्टी, इक्वलिटी, सोशल इक्वलिटी, एजेंडा विमेन का, महिला का जो स्तर है, स्टेटस है सोसाइटी में वो बढ़ाना था, अनटचेबिलिटी को हटाना था। बट क्वेश्चन ये है, सती का जो एबोलिशन है वो राजा राम मोहन रॉय आप सबको पता है। बट क्वेश्चन ये है कि द रेगुलेशन ऑफ 1829 बंगाल प्रेसिडेंसी अलोन देन एक्सटेंडेड इन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी इन 1830। तो एबोलिशन ऑफ सती कहाँ से शुरू हुआ, बंगाल प्रेसिडेंसी से। उस समय कौन थे, विलियम बेंटिक थे, ठीक है, गवर्नर जनरल। तो पहला आ गया समझ में, एबोलिशन ऑफ सती 1829 से। सेकेंड है प्रिवेंटिंग ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये भी बंगाल का रेगुलेशन था 1795 का। और 1804 में तो डिक्लेयर कर दिया गया था कि इन्फेंटिसाइड इलीगल है, इक्विवेलेंट टू मर्डर। इन्फेंटिसाइड कर रहे हो तो वो मर्डर के बराबर है। तो आपको हर एक मेजर टॉपिक में मैं डेट दे दे रहा हूँ, डेट ऐसा नहीं कि जुलाई अगस्त वाली, ईयर दे दे रहा हूँ जो कि डायरेक्टली पूछा जाता है। तो एबोलिशन, सती की एबोलिशन पता चल गया, विलियम बेंटिक थे उस टाइम में। बंगाल प्रेसिडेंसी से शुरू हुआ, फिर मद्रास में आया, फिर बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे तक 1830 तक फैल गया। फीमेल इन्फेंटिसाइड की बात करूं तो अपर कास्ट में ही था जनरली ये प्रिवेलेंट, और माना जाता था कि जो बंगाली हैं और राजपूत हैं वो विमेन को एज ए इकोनॉमिक बर्डन मानते थे। और उस समय समाज में ये प्रचलित था कि लड़की पैदा हो रही है तो वो बर्डन है। तो ये अपर कास्ट बंगालीज और राजपूत में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट कर रहा था। तो फिर 1795 में चेंज हो गया, सोचो आज़ादी से पहले 1804 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया। तो 1870 में एक एक्ट आया, ये चीज़ याद रखना, कब से कंपलसरी कर दिया गया था कि उनके पेरेंट्स को अपने बेबीज़ के बर्थ को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एन एक्ट ऑफ 1870 से पता चला कि कंपलसरी आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं, अपने रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। विडो रेमैरेज में पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1820 से 91 में वो प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के, जिनके वजह से हिंदू विडो रिमैरेज एक्ट 1856 आया। अभी भी ये कानून है, हिंदू विडोज रिमैरेज एक्ट, मतलब जो हिंदू महिला है वो दोबारा शादी कर सकती है, जो विडो है, विधवा है, दोबारा शादी कर सकती है। उसका कानून यहाँ आया 1856 में, किसके वजह से, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वजह से। और अपने पॉइंट को प्रूव करते हुए उन्होंने वैदिक टेक्स्ट से देखा, इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। विष्णु शास्त्री पंडित विडो रिमैरेज एसोसिएशन 1850 से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद चाइल्ड मैरिज के रिलेटेड भी एक्ट आया, नेटिव मैरिज एक्ट और सिविल मैरिज एक्ट 1872। ये छोटे छोटे, हालांकि ये ईयर बहुत ज़्यादा हैं, पर 3-4 टॉपिक हैं जिनमें याद करने ही पड़ेंगे। बीबी मालाबारी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891, विच फॉरबिडेबल द मैरिज ऑफ गर्ल्स बिलो द एज ऑफ 12, कि 12 से नीचे तो आप शादी ही नहीं करवा सकते। सोचो, ये एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 में आया। और ये महिलाओं का टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये ईयर डिमांड करते हैं कि आप इनको रटो, राइट। चाइल्ड मैरिज में फिर से सुधार किया गया 1978 में। और शारदा एक्ट क्या है ये भी पूछा जाता है। बहुत बार लोगों को लगता है शारदा एक्ट मतलब कोई नदी से रिलेटेड है, नहीं। द शारदा एक्ट 1930, 18 and 14 फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स फॉर मैरिज रिस्पेक्टिवली। लड़कों के लिए 18 साल थी शादी की उम्र उस समय, गर्ल्स के लिए 14 थी। अब शारदा एक्ट क्यों यूपीएससी प्रीलिम्स में इस बार आ सकता है, क्योंकि करंट अफेयर में इस बार महिलाओं जो 18 साल है उसको 21 करने के उसके लिए लॉ लाया गया था,
चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट अमेंडमेंट। तो इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे बहुत बड़ा टॉपिक है एजुकेशन का मॉडर्न हिस्ट्री में, तो सोशल रिफॉर्म की ये लास्ट क्लास थी और सभी मैटर हमने डिस्कस कर लिया। आज की इस वीडियो में इतना ही। यूपीएससी प्रीलिम्स 2022, 23, 24, 25, 26 जब भी आप पढ़ना चाहें ये सिमिलर ही रहेंगे, चाहे 10 साल हो जाए 20 साल, तब ये स्टैटिक लेक्चर और फाइनल लेक्चर है। अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियोज़, ऐसे ही सभी PDF को एक साथ लेना, तो 7505134891 इस नंबर पे आप 499 रुपीज़ गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पे व्हाट्सएप, और हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप से, व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम में। आपको बिना स्पेस दिए टेलीग्राम में PR पब्लिकेशन सर्च करना है। आप हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन PR पब्लिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन पूछने के लिए रिगार्डिंग एनी एग्ज़ाम पंकज बोरा 534 इंस्टाग्राम की ID है। मैसेज भेज के अपनी क्वेरी आप पूछ सकते हैं। आपको आगे आने वाली जो NCERT MCQ टेस्ट सीरीज है 6 to 12 हर एक सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक प्लस प्रीवियस ईयर 15 साल के जो क्वेश्चन हैं वो 499 रुपीज़ में लाइफ टाइम एक्सेस दे दिया जाएगा। PDF के फॉर्मेट में होगी। आपको करना बहुत सिंपल है, या तो आप यहाँ से ले सकते हैं या सिंपल इस नंबर पर 7505134891 पर गूगल पे, फ़ोन पे करेंगे और जो भी पेमेंट होगी उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे। हम आपको वो PDF सभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम में सेंड कर देंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।